जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम समास है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समास के सभी कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं और एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपका समास जो ये टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास 9th में है, 10th में है, 11th या 12th या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा हिंदी का टॉपिक है दोस्तों समास। तो समास हम लोग ट्रिक के साथ एकदम देखने वाले हैं और जबरदस्त तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं समास क्या है। तो समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दोस्तों, किसी भी बड़े चीज को संक्षिप्त में लिखना समास कहलाता है। जैसे राजा की कन्या, तो राजा की कन्या आपका बड़ा शब्द हो गया और इसको राजकन्या हम शॉर्ट शब्द में लिख देंगे तो वही हमारा समास हो जाएगा। तो किसी भी संक्षिप्तीकरण को हम लोग समास कहते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं कि समास किसे कहते हैं। या फिर दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। आप इन दोनों तरीकों से समास की परिभाषा को याद रख सकते हैं और यही परिभाषा है दोस्तों समास की। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि समास के 6 भेद होते हैं जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। समास के 6 भेद होते हैं और ये कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो समास के 6 भेद आपका पहला है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो हम लोग इन सभी भेदों को बढ़िया से देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास का दोस्तों पूर्व पद कहने का मतलब पहला पद और उत्तर पद कहने का मतलब आखिरी का पद, यानी जिस समास में पहला पद और आखिरी का पद दोनों प्रधान होते हैं उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। और दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम पूरा ट्रिक से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा ट्रिक नंबर 1 है द्वंद्व समास में अधिकतर योजक चिन्ह का लोप होता है। जो ये योजक चिन्ह आपका होता है दोस्तों, इसका लोप होता है द्वंद्व समास में। और दूसरा ट्रिक है दोस्तों हमारा, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। यानी जो और विभक्ति लगी होती है उसका लोप होता है आपका द्वंद्व समास में। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता, यानी माता और पिता। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें और विभक्ति का लोप रहता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि माता पिता ऐसे लिखा जाता है, इसमें और विभक्ति का लोप रहता है। जैसे राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख। राम कृष्ण का राम और कृष्ण, भाई बहन का भाई और बहन, पाप पुण्य का पाप और पुण्य, सुख दुख का सुख और दुख। यानी इसमें और जो भी विभक्ति लगा हुआ है इस सब का लोप रहता है आपका द्वंद्व समास में, और ऐसे ही सिंपल वे में लिखा रहता है। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि इसका विलोम यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे माता का विलोम पिता होता है तो ऐसे विलोम शब्द लिखा रहता है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि द्वंद्व समास क्या है और इसको कैसे आप लोग पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समास के दूसरे भेद को। तो दूसरा भेद है दोस्तों हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का पहला पद आपका संख्यावाचक होता है दोस्तों। तो इसका ट्रिक हो जाएगा हमारा, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। यानी द्विगु समास में संख्या की ही प्रधानता होती है, यानी पहला पद उसका संख्यावाचक होता है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 लिखा हुआ है जो कि एक संख्यावाचक है। तो ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है सप्तद्वीप, यानी 7 द्वीपों का समूह। तो ये भी हमारा संख्यावाचक है 7। तो सप्तद्वीप भी हमारा द्विगु समास हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिभुवन है, 3 भुवनों का समूह, और सप्त मंजिल यानी 7 मंजिलों का समूह। तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे
हमारे द्विगु समास में। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको द्विगु समास भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, हम इस क्लास का पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और साथ में व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप जाकर उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जो कि समाज से रिलेटेड होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा भेद देखते हैं। तो हमारा समास का तीसरा भेद है दोस्तों कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जिस समास का पूर्व पद कहने का मतलब दोस्तों पहला पद और उत्तर पद कहने का मतलब अंतिम पद। तो पूर्व पद विशेषण हो और अंतिम पद आपका विशेष्य होगा, वो आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। और ये ट्रिक है दोस्तों, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो हम आपको हर एक भेद में ट्रिक भी बताएंगे। तो इसमें ट्रिक है, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल है काली मिर्च, यानी काली है जो मिर्च, यानी काली मिर्च यानी मिर्च की विशेषता बता रहा है कि ये कैसी है, तो ये आपका काली है। नील कमल, तो नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमल नीला है। पीताम्बर, यानी पीत है जो अंबर, यानी पीत में पीला होता है दोस्तों, ये अंबर कैसा है तो पीला है, यानी अंबर को पीला होने की विशेषता यहाँ पे बताया जा रहा है। तो विशेषता बताने वाले समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको कर्मधारय समास भी बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट भेद देखते हैं। हमारा नेक्स्ट समास का भेद है अव्ययी भाव समास, जो कि हमारा समास का चौथा भेद है। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा है दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो, वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। और दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो वह कौन समास कहलाता है, तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा। तो आप इन दोनों तरीकों से अव्ययी भाव समास को याद रख सकते हैं। और इसका ट्रिक है दोस्तों, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी जिस भी शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा होगा वह आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे है आपका दोस्तों यथा स्थान, यानी स्थान के अनुसार। दूसरा है आजीवन, यानी जीवन भर। तीसरा है प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। प्रत्येक आपका अव्यय हो गया, और दिन प्रतिदिन। यथा समय, यानी समय के अनुसार, यानी यथा प्रति, ये सब आपका प्रत्यय है, आप सभी जानते हैं। तो जिस समास के शुरू में प्रत्यय लगा होगा या उपसर्ग लगा होगा, तो वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है रात रात दिन दिन, यानी रात रात जब समान शब्द रहेगा, और दिन दिन यानी जब कभी भी समान शब्द रहेगा तो वहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। जैसे रात रात दिन दिन ये सब दिया रहेगा तो वो अव्ययी भाव समास हो गया, ना कि आप द्वंद्व समास टिक लगाइएगा। दोस्तों ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। जब समान शब्द दिया रहेगा तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। और विलोम शब्द जब दिया रहेगा, जैसे आपका भाई और बहन, ये आपका विलोम हो गया दोस्तों, तो ये विलोम दिया रहेगा तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और यहाँ पे जब समान शब्द दिया रहेगा तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समास का चौथा भेद भी बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग समास के पांचवें भेद को देखते हैं। तो यहाँ पे गलती से 6 टाइप हो गया है, 5 होगा। तो पांचवा भेद है दोस्तों हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा है दोस्तों, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी यह एक ऐसा समास है जिसमें 2 पद दिए रहते हैं और दोनों पद के माध्यम से एक अन्य विशेष अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके। आनंद मिस होता है दोस्तों आपका मुख,
यानी 10 मुख है किसके, तो रावण के। तो ये दो पदों 10 और आनन दोनों के योग से आपका एक अलग शब्द बन गया जो कि रावण। तो इस प्रकार का जब भी समास रहेगा दोस्तों जिसमें दो पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध होगा तो वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दूसरा है हमारा नीलकंठ, यानी नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। तीसरा है लंबोदर, यानी लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। चौथा है दोस्तों गिरिधर, यानी गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको समास का पांचवा भेद जो कि आपका बहुव्रीहि समास है ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट भेद को। नेक्स्ट भेद है हमारा दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा समास का छठा भेद है। इसकी परिभाषा है दोस्तों जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी जिस समास का पहला पद गौण हो और अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। और दोस्तों तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका राजकन्या। राजकन्या तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे राजा की कन्या, यहाँ पे बीच में कारक चिन्ह लगा होता है। जैसे राजकन्या में राजा की कन्या, तो की आपका कारक चिन्ह है तो की कारक चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा बन जाएगा राजा राजकन्या। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप है। राजकन्या में राज विद्रोह, राजकन्या, राजकुमार ये सभी तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यानी तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा आपका करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपदान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए हम बारी बारी से इनको देखते हैं दोस्तों कि किनका क्या ट्रिक हो सकता है। तो फर्स्ट है हमारा कर्म तत्पुरुष दोस्तों। तो कर्म तत्पुरुष का ट्रिक है को का लोप होता है। यानी को इसमें जो शब्द होता है उसका लोप होता है। जैसे मतदाता यानी मत को देने वाला, तो मत को यहाँ पे लगा हुआ है, को का लोप हो गया है तो मतदाता बन गया है। गिर हटक, तो गिर हटक में गिरह को काटने वाला या आपका को का लोप है तो ये आपका गृह हटक बन गया है। दूसरा दोस्तों है हमारा करण तत्पुरुष। तो इसका ट्रिक है जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हो जाएगा दोस्तों इसका जन्मजात, यानी जन्म से उत्पन्न। तो यहाँ पे से विभक्ति है जो आपका करण कारक का से चिन्ह है, इसका लोप हुआ है तो इसलिए जन्मजात बना है। दूसरा है दोस्तों हमारा मुँह मंगा, यानी मुँह मंगा, मुँह से मांगा। तो आपका करण कारक का चिन्ह होता है से, इस से चिन्ह का लेप हुआ है, यहाँ पे लोप हुआ है तो मुँह मंगा बना है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों हमारा गुणहीन। तो गुणहीन में भी आपका से विभक्त से चिन्ह का लोप हुआ है तो हमारा गुणहीन बना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद हमारा है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका ट्रिक है जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, यानी के लिए जहाँ भी लोप रहेगा के लिए चिन्ह का वहाँ आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे हथकड़ी, सत्याग्रह, युद्ध भूमि, इस सभी में के लिए चिन्ह का लोप हुआ है तो हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास बना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चौथा अपदान तत्पुरुष। तो अपदान तत्पुरुष का ट्रिक है जहाँ अपदान कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे अपदान तत्पुरुष होता है। जैसे धनहीन यानी धन से हीन, तो अपदान कारक का चिन्ह होता है दोस्तों से, तो से का लोप हुआ है यहाँ पे तो धनहीन बना है। भयभीत, जन्मांध, ये सब में से चिन्ह का लोप हुआ है तो हमारा ये सब शब्द बना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपका चौथा भेद भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग पांचवा भेद देखते हैं। पांचवा है दोस्तों संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष समास का ट्रिक है जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होगा। पहला है प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, दूसरा है दिनचर्या यानी दिन की चर्या,
तीसरा है भारत रत्न यानी भारत का रत्न। तो संबंध कारक का चिन्ह दोस्तों आप सभी जानते हैं कि होता है संबंध का, के, की, ये सब होता है। तो ये इसमें का, के, की का लोप होगा, वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा छठा है दोस्तों, और ये लास्ट है ये तत्पुरुष समास का भेद। तो छठा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष का ट्रिक है, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे इसका है नीति निपुण यानी नीति में निपुण, आत्मविश्वास यानी आत्म पर विश्वास, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। तो इसमें अधिकरण कारक का लोप होता है, तो ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास बनता है। तो आशा करते हैं दोस्तों समास आपको बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम इसके पे आधारित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? तो हम आपके लिए कुछ समय देते हैं, आप इस समय के अंदर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। तो ये आपका द्वंद्व समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, यानी इसमें से कौन सा समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो पहला है अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्विगु। तो आप सभी आंसर यदि जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका पहला पद संख्यावाची होगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जन्मांध शब्द है, यानी जन्मांध शब्द कौन सा समास है? तो कर्मधारय फर्स्ट में दिया हुआ है, सेकंड में तत्पुरुष, थर्ड में ये आपका बहुव्रीहि और डी में ऑप्शन डी में दिया हुआ है द्विगु समास। तो दोस्तों आप सभी बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि जन्मांध यानी जन्म से अंधा, यानी इसमें से विभक्ति का लोप है, इसलिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा, यानी यथास्थान को यदि आप तोड़िएगा तो क्या बनेगा? तो तोड़ने पर दोस्तों ये स्थान के अनुसार बनेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे पद का बोध होता है उसे कहते हैं। तो यदि आप इसका जवाब जानते हैं दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से तीसरे पद का बोध होता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि समास क्या है और इसके संपूर्ण भेद को। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप विद्याकुल एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।